मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, समास के क्रम में मैंने आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास बता दिया था। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। देख लीजिए, परिभाषा मैंने लिखा है कि जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण हो और उसमें विशेष विशेषण का संबंध हो। मैंने कल बताया था, आपसे थोड़ा सा परिचय दिया था कर्मधारय समास का। उसमें बताया था कि जिस सामासिक पद में विशेष और विशेषण का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो मित्रों, ये दोनों प्रकार से प्रश्न कर सकता है। लिखेगा कि जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो तथा उनमें विशेष विशेषण का संबंध हो, समास कहते हैं। 4 विकल्प दे दिया जाएगा आपको और उससे उत्तर देना होगा आपको। तो इसकी परिभाषा से भी प्रश्न किया जाएगा और शब्दों से भी प्रश्न किया जाएगा, तो आप दोनों ध्यान में रखिएगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये शब्द देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक, ये शब्द लिखा है, इसमें विशेष और विशेषण का संबंध बताया है। तो नील और कंठ 2 शब्दों से बना हुआ ये शब्द है। तो नील क्या है? जब आप विशेषण पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जितने भी कलर हैं, जितने भी रंग हैं दुनिया में, वो सब क्या है? विशेषण है। तो एक विशेषण पद है, पहला पद, और दूसरा पद क्या है? विशेष है। विशेष मतलब संज्ञा। तो इसमें मैंने बताया भी था आपसे कि दोनों पद विशेषण हो सकते हैं या दोनों पद विशेष से हो सकते हैं या एक पद विशेषण हो सकता है या दूसरा पद विशेषण हो सकता है। तो इसमें से पहला पद विशेषण हो या दूसरा पद विशेषण हो या दोनों विशेषण हो या दोनों विशेष से हो, इतनी विशेषता इस कर्मधारय समास की होती है। तो इसमें आपको देखना है कि देखिए, मैंने पीताम्बर यहाँ पर लिखा है और इसको गोला कर दिया इसलिए क्योंकि इस शब्द में बहुब्रीहि समास भी है। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये देखिए, मैंने लिखा है कि है जो कर्मधारय समास के बीच में कोई शब्द लिख रहे हैं, नीला है जो कंठ, ठीक। तो नीला है जो कंठ, इससे अर्थ निकला, तो इससे तीसरा अर्थ नहीं निकला, ठीक है। तो यहां पर क्या है? पीला है जो अंबर। तो ये शब्द किसी रूप से कर्मधारय नहीं हो सकता, ये बहुब्रीहि नहीं हो सकता है, लेकिन ये शब्द बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि किस पर टिक किया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि जब विकल्प मिलेगा आपको, तो या तो बहुब्रीहि समास का मिलेगा या तो कर्मधारय समास का मिलेगा। तो जो मिलेगा वो उत्तर दे दीजिएगा। अगर दोनों विकल्प में दिया गया है तो इसका मतलब वो प्रश्न ही गलत है। तो फिर दोनों पर उत्तर देना, दोनों पर नंबर मिलेगा आपको। दोनों पर कोई आप टिक करते हैं तो नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गया। देखिए, जितना भी शब्द मैंने लिखा है इसमें देख रहे होंगे कि एक शब्द विशेषण है तो दूसरा शब्द विशेष है। देखिए, तो ये जितना भी मैंने शब्द इधर लिखा है ये सब क्या है? विशेषण और विशेष का संबंध है। इसमें कोई जरूरी नहीं है। देखिए, ये जो लिखे गए हैं इसमें ये शब्द छुट मतलब छोटा, ये विशेषण है और ये क्या है? विशेष है। घनश्याम, इसमें दोनों पद देखिए विशेषण है, ठीक। इसके बाद में देखिए ये शब्द कैसा लग रहा है आपको? इसमें दोनों शब्द विशेषण है। जब इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो शीत प्लस उष्ण होगा, तो दोनों शब्द विशेषण है। तो मैंने बताया है आपसे कि दोनों पद विशेषण हो सकता है या दोनों पद विशेष से हो सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो शब्द विशेष है, जैसे ये शब्द दोनों विशेष से लिखा है मैंने, ठीक। तो विशेष से लिखा है लेकिन बीच में उसके कोई संयोजक शब्द या चिन्ह नहीं है, तब वो कर्मधारय समास होगा। नहीं तो फिर आगे जाकर के द्वंद्व समास भी बन सकता था। लेकिन इसकी विशेषता है कि दोनों के बीच में कभी संयोजक चिन्ह नहीं लगेगा। अब देखिए, और शब्द मैंने लिखा है, राम श्याम लिखा है, तो दोनों के बीच में संयोजक शब्द या चिन्ह नहीं है, तब ये जाकर के कर्मधारय समास हुआ है। अन्यथा ये जाकर के द्वंद्व समास भी हो सकता है। तो ये शब्द आप समझ गए होंगे। मैं ज्यादा शब्द नहीं लिखा हूं, आपको समझने के लिए मैंने बताया है
कि ऐसे समझना है आपको, या तो दोनों शब्द विशेषण होगा, या तो दोनों शब्द विशेष्य होगा, या तो पहला शब्द विशेषण होगा या दूसरा शब्द विशेषण होगा। ये कर्मधारय समास की विशेषता होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कर्मधारय समास में हम कैसे निकाल पाएंगे। और एक शब्द इंपॉर्टेंट ये है, ये पूछा जाता है, बराबर पूछा गया है। तो ये कभी कर्मधारय समास से पूछा जाता है, कभी बहुब्रीहि समास से पूछा जाता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में देखिए द्विघ समास क्या होता है। ये सवाल अभी पूछा गया था कि अभी किसी एग्जाम में शायद पूछ लिया गया था कि जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम द्विघ समास कहते हैं। यहाँ पर मैंने परिभाषा में लिखा भी है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो द्विघ समास कहते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये पहला जो पद होगा वो संख्यावाचक होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि दोपहर लिखा है, दो संख्यावाचक है, ठीक है, इसलिए ये द्विघ समास है। पंचवटी ये पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए द्विघ समास होगा। चौराहा में पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए द्विघ समास होगा। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में पहला पद संख्यावाचक है, लेकिन मैंने इसको गोला इसलिए किया है क्योंकि ये बहुब्रीहि समास भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों है, ऐसे यहाँ पर द्विघ समास में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो द्विघ समास भी हो सकते हैं और बहुब्रीहि समास भी हो सकते हैं। जैसे त्रिनेत्र मैंने लिखा, तो त्रिनेत्र शंकर जी को भी बोला गया है, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है वहां पर, इसलिए ये शंकर जी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, नहीं तो ये मात्र और मात्र द्विघ समास होता। इसके बाद में देखिए यहाँ पर त्रिभुवन लिखा है, त्रिभुवन नाथ अगर लिख दिया गया होता तब भी वो बहुब्रीहि समास हो जाता। ठीक है, क्योंकि त्रिभुवननाथ भगवान शंकर को बोला गया है। तो ये शब्द ऐसे हैं कि जो दोनों समास हो सकते हैं, विकल्प में जो उत्तर हो उसको आप टिक करेंगे। इसके बाद में देखिए बहुत सारे शब्द हैं, अष्टाध्यायी है, त्रिफला है, ये सब द्विघ समास हैं। यानी कि जिस पद का, सामासिक पद का पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विघ समास कहेंगे। बाकी इसमें शब्द मैंने देख लिया है, आप चेक कर लीजिए। अब देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है। परिभाषा से भी प्रश्न किया गया है, जिस सामासिक पद में दोनों पद अप्रधान हो। ठीक है, यानी कि जो दोनों पद लिखे हों दोनों प्रधान न हो, लेकिन दोनों पद मिलकर लाक्षणिक अर्थ देते हों। लाक्षणिक का मतलब होता है कि अन्य अर्थ देते हों। यहाँ पर परिभाषा में मैंने लिखा भी है कि जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो लेकिन दोनों मिलकर लाक्षणिक अर्थ देते हों, तो लाक्षणिक अर्थ देते हों तो बहुब्रीहि समास होगा। यानी कि जो लिखा गया है वो अर्थ नहीं होगा, उसका एक तीसरा अर्थ निकलेगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें कि ये पद जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया दशानन, तो दशानन आपको संख्यावाचक तो लग रहा है, लेकिन ये कभी द्विघ समास नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मात्र और मात्र रावण के लिए शब्द बना है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास ही हो सकता है। पीताम्बर देखिए मैंने यहाँ फिर लिखा है इसलिए कि ये बहुब्रीहि समास भी है, कर्मधारय समास भी है। इसके बाद लंबोदर है, चक्रपाणी है, वज्रपाणी है, बीड़ापाणी है, बहुत सारे शब्द हैं। तो ये क्या है, ये बहुब्रीहि समास यानी कि तीसरा अर्थ देते हैं ये। ठीक है, और बहुत शब्द आप देख लीजिए कि मयूर वाहन है, कार्तिकेय को बोला गया है, चंद्रमौल शंकर जी को बोला गया है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो तीसरा अर्थ देते होंगे, तो वो हमेशा बहुब्रीहि समास में आते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब आप देख लीजिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देख लीजिए कि जिस सामासिक पद का दोनों पद प्रधान हो, अभी तक तो एक प्रधान था या दोनों अप्रधान थे, अब क्या है, अब दोनों पद प्रधान हो और दोनों के मध्य संयोजक शब्द या चिन्ह हो, जब तब जाकर के क्या होगा, वो द्वंद्व समास होगा। आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी द्वंद्व समास होता है, अगर उसके मध्य से संयोजक शब्द या चिन्ह हटा दिए जाए तो क्या बन जाएगा, वो टोटल कर्मधारय समास हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर अगर मैं माता पिता की जगह से यहाँ बीच से ये संयोजक चिन्ह हटा दूं तो ये कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है, अभी ये फिलहाल द्वंद्व समास है। जितना भी शब्द मैंने यहाँ लिखा है देखिए, और भी लिख सकता है,
तथा लिख सकता है, एवं लिख सकता है, या शब्द न लिख करके संयोजक चिन्ह लिख सकता है। तो जब संयोजक चिन्ह लिखेगा तब भी वो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, दोनों का अपना अपना स्पष्ट अर्थ होता है। और दूसरी चीज कि ये दोनों शब्द संयोजक से जुड़े होंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं संयोजक शब्द लगा है या चिन्ह लगा है तो पक्का कर्मधारय समास होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और देख लीजिए, इसमें जितना भी शब्द लिखा है बहुत सरल होता है, ये टॉपिक बहुत ही सरल होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेने से यहाँ से गलती नहीं होती है। तो ये मित्रों, आज ये समास का समापन हो गया है। फिर हम अगला टॉपिक कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपको।